राठौर पैलेस। इस वक्त आकृति अपने मन में। समीर मेहरा, जिस तरीके से तुमने मुझे इतने सालों से बेवकूफ़ बनाया, मेरा इस्तेमाल किया, मैं उसी तरीके से अब तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। ये कहते ही उसकी आंखें बेहद सर्द हो जाती हैं। कुछ देर बाद आकृति रूम के अंदर एंटर करती है और वह बिना देखे ही वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वह भूल चुकी थी कि इस वक्त रणविजय वॉशरूम के अंदर ही था और वह शावर के नीचे खड़ा आकृति के बारे में सोच रहा था कि तभी आकृति वॉशरूम के अंदर जैसे एंटर करती है तो रणविजय को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी आकृति, सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि आप अभी यहाँ पर है। यह कहती आकृति वहां से जैसे जाने लगती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और एक बार फिर से रणविजय उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अब दोनों ही शावर के नीचे खड़े थे। शावर का पानी दोनों के बदन को भिगा रहा था और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी रणविजय धीमी वॉइस में, जब बिना नॉक किए वॉशरूम के अंदर आ चुकी हो तब इसका अंजाम भी भुगत लो। ये सुनते ही आकृति की आंखें बड़ी हो जाती है। वह धीमी वॉइस में, आपका क्या मतलब है? ये सुनते ही अगले पल रणविजय आकृति की होठों पर अपने होठ टिका देता है। अचानक ऐसा होते देख आकृति को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बेहद हल्की और धीमी वॉइस में, प्लीज छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये सुनते ही रणविजय आकृति के दोनों बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपने बेहद करीब कर लेता है। दूसरी तरफ शालिनी और पूजा दोनों ही रणविजय के कमरे में एंटर करती हैं। तभी पूजा शालिनी को देखते हुए, चाची, भाई और भाभी दोनों तो यहाँ पर नहीं हैं, आखिर ये दोनों कहाँ गए? तभी शालिनी, पता नहीं, शायद होंगे कहीं पर। ये कहते ही वह दोनों जैसे जाने वाली थी कि तभी उन दोनों को बाथरूम में से किसी की हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। तभी शालिनी पूजा को इशारा करते हुए वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा देती है और दरवाजा नॉक करते हुए, रणविजय बेटा, क्या तुम अंदर हो? दूसरी तरफ रणविजय आकृति को पैशनेट किस कर रहा था। तभी आकृति, प्लीज छोड़िए मुझे, बाहर शालिनी चाची आई हैं, वह क्या सोचेंगी मेरे बारे में? रणविजय, सोचने दो जो सोचता है, वैसे भी तुम लीगल तौर से मेरी वाइफ हो और मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ भी करूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये कहते हुए अगले पल आकृति को बेतहाशा किस करने लगता है। दूसरी तरफ शालिनी पूजा समझ चुके थे कि रणविजय और आकृति दोनों ही वॉशरूम के अंदर है। तभी पूजा, चाची, हमें यहाँ से चलना चाहिए, उन दोनों को थोड़ा टाइम स्पेंड करने देते हैं। शालिनी जी ये सुनते ही, हाँ तुम सही कह रही हो, यह कहती वह दोनों वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ वॉशरूम के अंदर रणविजय आकृति को किस के साथ बाइट भी करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं आकृति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि रणविजय आकृति को प्यार से किस नहीं कर रहा था, इस किस के बदले वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था। दूसरी तरफ आकृति भी किस बैक करना शुरू कर देती है। करीब 15 मिनट के बाद रणविजय आकृति से दूर होता है। इस वक्त उसकी आंखें बेहद सर्द हो चुकी थी। दूसरी तरफ आकृति को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। इसी वजह से उसने अपनी आंखें नीचे कर ली थी। लेकिन तभी रणविजय नोटिस करता है तो देखता है कि आकृति को इस वक्त बहुत ठंड लग रही थी। वह तुरंत अपना टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर निकल गया। आकृति रणविजय को जाता देख आकृति को यही लगने लगा कि रणविजय को इन्हीं सब चीजों की जरूरत थी, क्योंकि समीर ने आकृति के साथ जो किया उसके बाद आकृति का प्यार से उस विश्वास उठ चुका था और कुछ देर तक शावर के नीचे खड़ी होकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी अचानक रणविजय दोबारा वॉशरूम में एंटर करता है और वह शावर बंद करते हुए आकृति को बाथरोब पहना देता है। तभी वह धीमी वॉइस में, डार्लिंग, सारी रात तुम क्या ऐसे ही रहने वाली हो? जल्दी से जाकर चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये कहते ही रणविजय तुरंत वहां से निकल जाता है। करीब आधे घंटे के बाद रणविजय एक सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था तो दूसरी तरफ आकृति बिस्तर पर बैठी हुई थी अपने फोन को चलाते हुए। वह मन में, आखिर उन्होंने मुझे किस क्यों की, लेकिन किस तो मैंने भी उन्हें की है और वह बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। तभी रणविजय काम करते हुए आकृति को बार बार देख रहा था। वह अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तभी आकृति, हाँ, आपने मुझे किस क्यों की? ये सुनते ही रणविजय अपना लैपटॉप बंद करते हुए आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तभी आकृति अपने मन में, क्या फिर से मैंने कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया? मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? तभी रणविजय आकृति के बगल में बैठते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाने लगता है। रणविजय के छूने से ही आकृति को एक अलग सा एहसास होने लगता है। वह धीमी वॉइस में, आप क्या कर रहे हैं? तभी रणविजय अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए, वही जो हर मर्द करता है। ये सुनते ही आकृति की आंखें बड़ी हो जाती है। इस वक्त उसकी आंखों में बेहद गुस्सा नजर आ रहा था। वह तभी कुछ कहने वाली थी कि तभी रणविजय आकृति की गर्दन पर अपने होठ टिका देता है। यह देखकर आकृति फिर से, नहीं। तभी रणविजय आकृति की गर्दन पर फुसफुसाते हुए, रिलैक्स, कुछ देर तुम्हें ऐसे ही नाटक करना पड़ेगा,
कोई हमारे कमरे की तरफ आ रहा है। तभी आकृति अपनी नजरें चारों तरफ घुमाती है। फिर कुछ देर बाद उसे शालिनी का चेहरा नजर आता है। तभी आकृति रणविजय की पीठ पर अपना हाथ रख लेती है, जैसे ऐसे लगे कि दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। तभी शालिनी कमरे के अंदर एंटर करते ही अपना गला साफ करते हुए, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो मेरी भी बात सुन लो। ये सुनते ही तुरंत आकृति और रणविजय एक दूसरे से दूर होते हैं। तभी रणविजय, ओ सॉरी चाची, मुझे नहीं मालूम था। तभी शालिनी रणविजय को चुप कराते हुए, मैं पहले भी कमरे में आई थी, लेकिन तुम दोनों तो वॉशरूम में ही। ये कहते हुए चुप हो जाती है और उसके फेस पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ आकृति शालिनी की बात सुनते ही उसे शर्म आने लगती है। वह तुरंत अपनी आंखें झुका लेती है। तभी शालिनी रणविजय को देखते हुए, तुम जल्दी से नीचे आओ, बड़े पापा आए हैं और वह तुम दोनों को बुला रहे हैं। ये सुनते ही रणविजय, दादू आए हैं, लेकिन कब आए हैं? किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं। तभी शालिनी, यह सब बात की बात है, लेकिन वह अभी गुस्से में है। हमने उन्हें कहा है कि तुमने शादी कर ली है, लेकिन उन्हें इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। वह कह रहे हैं कि वह अपनी आंखों से बहू को देखना चाहते हैं। यह कहते शालिनी की नजर आकृति पर जाती है। तभी रणविजय, ओके चाची आप जाइए, मैं आकृति को लेकर आता हूँ। ये सुनते ही शालिनी भी वहां से चली जाती है। तभी रणविजय आकृति के बेहद नजदीक आते हुए, तुम्हें अब थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा। मेरे दादू को यही लगना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी हैं। तभी आकृति, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। ये सुनते ही रणविजय, क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी किसी से झूठ नहीं बोला? तभी आकृति नाम में अपना सर हिला देती है। इस वक्त आकृति के चेहरे पर बेहद मासूमियत झलक रही थी। रणविजय अच्छे से समझ पा रहा था। तभी वह आकृति को देखते हुए, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये कहते ही वह आकृति का हाथ पकड़कर सीधा हॉल में ले जाता है और जैसे ही दोनों हॉल में जाते हैं तभी मिस्टर प्रदीप राठौर की आवाज आती है, जो कि रणविजय राठौर के दादू होते हैं। वह गुस्से भरी आवाज में, आखिर मुझे कितनी और देर तक इंतजार करवाना है तुम लोगों ने? मेरे पोते को आने में इतनी देर लगती है क्या? तभी रणविजय, सॉरी दादू, ये कहते ही अपने दादू को जाकर हक कर लेता है। दोनों दादू और पोता एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। तभी मिस्टर प्रदीप की निगाह आकृति पर जाती है। वह आकृति की तरफ देखते हुए, यह लड़की। तभी रणविजय आकृति को देखते हुए, दादू, दिस इज माई वाइफ, मिसेस आकृति राठौर। ये सुनते ही अगले पल आकृति दादू के पैरों को छूने लगती है। मिस्टर प्रदीप यह देखते हुए, बहू काफी सुशील है, दिखने में भी सुंदर। ये कहते ही अगले पल आकृति को अपने गले लगा लेते हैं। आकृति को देखते हुए, मैंने सुना है कि तुम रणविजय से प्यार करती हो, मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। तभी आकृति धीमी आवाज में, हाँ दादू, हम पिछले 5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ये सुनते ही मिस्टर प्रदीप राठौर रणविजय की तरफ देखते हुए, मुझे मेरी बहू काफी पसंद आई, तुम इसका ख्याल रखना, और हाँ, कभी भी से कोई चीज की परेशानी मत आने देना। और हाँ बेटी, अगर कभी भी रणविजय तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ देता है तो मुझे जरूर बताओ। ये सुनते ही आकृति अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। तभी वह धीमी आवाज में, लेकिन दादू आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? ये सुनते ही मिस्टर प्रदीप राठौर हंसते हुए, वह इस वजह से क्योंकि मैं अपने पोते को जानता हूँ, उसे प्यार करना नहीं आता। उसने आज तक कितनी लड़कियों के दिल तोड़े हैं, वह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। पता नहीं उसने तुमसे कैसे शादी कर ली। ये कहते मिस्टर राठौर रणविजय की तरफ देखते हैं। ये सुनते ही रणविजय के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद सब लोग बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। तभी रणविजय आकृति के काम के बारे में सबको बता देता है, जिसे सुनने के बाद सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी पूजा अपने चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट लिए, इसका मतलब मेरी भाभी एक बहुत बड़ी फेमस मॉडल है। ओ वाओ, मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को भाभी के बारे में बताऊंगी। ये कहते वह तुरंत वहां से चले जाती है। तभी आकृति रणविजय की तरफ देख रही थी, लेकिन इस वक्त रणविजय का एक कॉल आता है और वह फोन लेकर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ आकृति को रणविजय के परिवार वालों से खूब प्यार मिल रहा था। रणविजय के परिवार वाले आकृति की खूब तारीफें कर रहे थे। सालों के बाद एक परिवार में रहकर आकृति को काफी अच्छा लगने लगा था। वह अपने मन में, काश मेरा भी परिवार ऐसा होता, सब मिलकर एक दूसरे के बारे में सोचते, एक दूसरे की परेशानियों में साथ देते। लेकिन ये सोचते ही उसकी आंखें नम हो जाती है। अगला दिन, इस वक्त आकृति सुबह जल्दी उठ चुकी थी, क्योंकि उसे किसी काम से जल्दी जाना था। रणविजय आकृति को देखते हुए, तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही आकृति, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जिसे सुनने के बाद रणविजय तुरंत वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद आकृति भी वहां से चली जाती है। इस वक्त आकृति अपने मैनेजर से बात करते हुए, मिस्टर पुनीत, आपको समझ में आ चुका है ना, आपको क्या करना है? तभी मिस्टर पुनीत, मैम, आपको तो ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बल्कि आप डायरेक्ट काम करें, आपको किसी भी कंपनी के साथ टाई अप करने की जरूरत नहीं है। आप एक फेमस मॉडल हैं, आपके साथ काम करने के लिए तो कंपनियों की भीड़ लगी हुई है।
इतने सालों से आप समीर मेहरा के साथ काम कर रही थी। ये सुनते ही आकृति, हाँ, गलती मेरी है, लेकिन मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। आपको जैसा कहा है, आप वैसा करिए। ये सुनते ही मिस्टर पुनीत, ओके मैम। आकृति फोन रख देती है। ठीक 15 मिनट के बाद, मिस्टर समीर मेहरा, तुम मुझे कॉल करोगे और मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। आकृति के अनुसार ठीक 15 मिनट के बाद ही समीर की कॉल आनी शुरू हो जाती है। समीर पागलों की तरह आकृति को कॉल कर रहा था, लेकिन आकृति उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह सीधे आर के टेक्सटाइल कंपनी में जाती है। आज उसे इस कंपनी की कलेक्शन के साथ शूट करना था। दूसरी तरफ समीर इस वक्त बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ था। वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, ये आकृति ने अचानक ऐसा क्यों फैसला लिया? कहीं उस दिन मैंने उससे शादी नहीं की तो उसका बदला तो नहीं ले रही, या फिर मुझसे गुस्सा तो नहीं है? समीर यही सब सोच रहा था कि तभी उसके केबिन में सिया आती है। सिया समीर को देखते हुए, क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? तभी समीर सिया की तरफ देखते हुए, परेशान होने की बात ही है कुछ? तभी सिया समीर की तरफ देखते हुए, अगर बात क्या है, बोलोगे तभी तो समझ में आएगा। तभी समीर, आकृति ने इस कंपनी से अपने 80% शेयर वापस ले लिए हैं। ये सुनते ही सिया, लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम उस आकृति पर पूरा भरोसा है, वो एक नंबर की बेवकूफ है, तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तभी समीर, पता नहीं सिया, मैं इतना तो जानता हूँ कि वह एक नंबर की बेवकूफ है, लेकिन मुझसे वह बेपनाह प्यार करती है। शायद हो सकता है कि वह मुझसे गुस्सा हो, इसी वजह से उसने ऐसा किया। ये कहते ही वह अगले पल आकृति को दोबारा कॉल लगाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ राठौर इंडस्ट्री, इस वक्त रणविजय ऑफिस की चेयर पर बैठा हुआ था। वह अपने काम काज के रिगार्डिंग अपनी असिस्टेंट से बात कर रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ आकृति अपने शूट में बिजी रहती है। तभी एक मेकअप आर्टिस्ट, जो कि मेल मेकअप आर्टिस्ट था, उसके गले में आकर जैसे ही टचअप करना स्टार्ट कर देता है कि तभी आकृति उसे मेकअप आर्टिस्ट को देखते हुए, ये मुझे दे दीजिए, मैं खुद कर लूंगी, ये कहते ही उसे रणविजय की याद आने लगती है। और ये सोचते ही अगले पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आकृति का सारा दिन कुछ यूं ही बीत जाता है और वह जैसे घर जाने वाली थी, तब अपने फोन में कुछ चेक कर रही थी कि तभी उसके सामने में उस रणविजय और उसकी शादी के दिन की फोटो मिलती है। वह उस फोटो को देखते हुए, आपके साथ और आपके परिवार वालों के साथ रहकर मुझे अपनापन महसूस होता है। वह अपनापन मुझे कभी भी आज तक किसी से महसूस नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं 2 महीनों के बाद क्या फैसला लूंगी, लेकिन आपके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। यह कहते उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। आज आकृति बेहद खुश थी। तभी जैसे ही वह राठौर पैलेस पहुंचती है, तो देखती है कि रणविजय बाहर किसी से फोन पर बात कर रहा था। रणविजय भी आकृति को देखते हुए तुरंत अपना फोन कट कर देता है और आकृति की तरफ देखते हुए, चले, ये कहते ही दोनों घर के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं कि तभी एक लड़की की आवाज आती है। वह गुस्से भरी आवाज में, रणविजय कैसे ये सब कर सकता है, उसने मुझे कुछ बताया नहीं। उस आवाज को सुनते ही रणविजय के मुंह से मोनिका, अभी वह लड़की जिसका नाम मोनिका था, वह रणविजय की आवाज सुनते ही तुरंत उसकी तरफ कदम बढ़ा देती है और सीधा जाकर उसे हक कर लेती है। आकृति उस लड़की को देखकर बेहद हैरान रह चुकी थी। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह लड़की कौन है, लेकिन मोनिका ने इस वक्त रणविजय को कसकर गले लगाया हुआ था, जिसे देखकर आकृति को कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा था। तभी मोनिका, रणविजय, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम्हें कुछ आइडिया भी है? तभी रणविजय, सॉरी मोनिका, लेकिन मैं काम में बिजी था। तभी मोनिका रणविजय का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आती है और जैसी सोफे पर बिठाती है, तुम्हें पता है ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि तुम शादी कर चुके हो, तुम इन लोगों को जवाब दो। तभी रणविजय मोनिका का हाथ कसकर पकड़ लेता है, जिसे देखकर आकृति की आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। वह अपने मन में, आखिर ये लड़की है कौन जिसे ये इतने बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं? तभी पूजा आकृति के बगल में आते हुए, भाभी, इसका नाम है मोनिका चौहान। भाई और मोनिका दोनों ही बचपन से दोस्त रहे हैं। मोनिका भाई को बहुत पसंद करती थी, बल्कि वह घर में सबसे ज्यादा मोनिका की ही बात सुनते हैं। अब भाई को अचानक आपसे प्यार हो गया और उन्होंने आपसे शादी कर ली। इस बारे में मोनिका को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब जब पता चला है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। विजय मोनिका का हाथ पकड़ते हुए, मोनिका, बात को समझो, तुम यहाँ पर नहीं थी और दादू भी शादी के लिए मुझे फोर्स कर रहे थे, इसी वजह से मैंने शादी कर ली। तभी मोनिका, तो तुम मुझसे भी तो कर सकते थे। ये सुनते ही आकृति का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, ओफो मोनिका, अब तुम चलो भी मेरे साथ कमरे में, वहां जाकर हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। यह कहते ही रणविजय मोनिका का हाथ पकड़कर उसे सीधा अपने कमरे में ले जाता है। दूसरी तरफ आकृति ये सारा माजरा देखकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। तभी प्रिया जी आकृति के पास आते हुए, बेटी, तुम गुस्सा बिल्कुल भी मत करना, मोनिका थोड़ी बच्ची है, बेशक उम्र में बड़ी है, लेकिन उसका बचपना नहीं गया।
पर रणविजय के बहुत ही ज्यादा क्लोज रही है और उसकी खास दोस्त भी है। कुछ दिन के बाद से देखना, मोनिका ठीक हो जाएगी। अभी कुछ टाइम रणविजय के पास उसे रहने दो। करीब 1 घंटे के बाद आकृति अपने फोन की तरफ देखते हुए, इतना टाइम हो चुका है इन दोनों को, लेकिन ये दोनों अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकले। आखिर कर क्या रहे हैं दोनों? कमरे में मुझे ही जाकर देखना चाहिए, ये कहते आकृति तुरंत अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा देती है। जैसे कमरे के अंदर एंटर करती है तो यह देखकर उसकी आंखें बेहद सर्द हो जाती है, क्योंकि इस वक्त रणविजय मोनिका की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत किए था। मोनिका ने रणविजय के कंधे पर अपनी दोनों बाहें डाली थी और दोनों के चेहरे बेहद नजदीक थे। आकृति खांसते हुए, अगर तुम दोनों का मिलना जुलना हो चुका हो तो मुझसे भी कोई मिल लो। ये सुनते ही मोनिका रणविजय से दूर होते हुए, तो तुम हो रणविजय की पत्नी? तभी आकृति रणविजय की तरफ बढ़ते हुए रणविजय का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वह चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए, हाँ, मैं हूँ मिसेस आकृति राठौर, यानी कि तुम्हारी दोस्त की पत्नी। आकृति के मुंह से यह बात सुनते ही मोनिका अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। हालांकि उसे आकृति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वह रणविजय के सामने झूठी स्माइल लिए, रणविजय तुम्हारी पत्नी तो बेहद खूबसूरत है। तभी मोनिका रणविजय के फिर से क्लोज होने वाली थी कि तभी आकृति, अच्छा तो मोनिका जी, आपका हो गया हो तो कुछ देर के लिए मेरे पति को मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। मोनिका आकृति की बातों का मतलब अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन वह झूठी स्माइल लिए, ठीक है, मैं जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले ये कहते ही वह तुरंत रणविजय के गाल पर एक हल्की सी किस करती है और धीमी सी आवाज में, शादी बेशक तुमने किसी और से कर ली, लेकिन तुम रहोगे सिर्फ मेरे ही। ये कहते वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ आकृति ये सुनते ही रणविजय के हाथों में अपने नाखून दबोचने लगती है। रणविजय ये देखते ही समझ जाता है कि आकृति को इस वक्त मोनिका पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह बात को जाहिर नहीं करता। वह आकृति की तरफ देखते हुए, मोनिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरे दिमाग में आइडिया ही नहीं रहा कि मैं उससे ही शादी कर लेता और खामखा तुम्हें आज परेशान न होना पड़ता। ये सुनते ही आकृति गुस्से में, तो अभी आपको किसने रोका है? आप जाइए कर लीजिए शादी। आप चाहे तो मैं कल ही आपको डिवोर्स दे देती हूँ। ये कहते हुए अगले पल गुस्से से सीधा बालकनी में चली जाती है। रणविजय आकृति को ज्यादा देख उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने मन में, कोई तो जेलस हो रहा है, ये कहते वह भी वॉशरूम की तरफ चला जाता है। आकृति चांद को देखते हुए, आखिर मुझे ये क्या हो रहा है? आखिर मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ? बल्कि मैंने तो ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक समझौते की वजह से की है। मुझे आज इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? दूसरी तरफ मोनिका अपने कमरे में, उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था। वह गुस्से भरी आवाज में, रणविजय, तुम ये कैसे कर सकते हो मेरे साथ? बेशक तुमने ये शादी कर ली है, लेकिन तुम्हारी ये शादी में टिकने नहीं दूंगी। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये कहते ही अगले पल अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। दूसरी तरफ प्रिया, शालिनी एक दूसरे से बात करते हुए, भाभी कहीं मोनिका के आ जाने से आकृति और रणविजय के रिश्ते में दूरियां ना आ जाए। ये सुनते ही प्रिया जी, नहीं शालिनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आकृति बहुत ही समझदार लड़की है, वह भी रणविजय को इतना चाहती है। मोनिका के आ जाने से उनके रिश्ते पर बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो और वैसे भी तुम जानती हो ना, इस वक्त मोनिका को हमारी जरूरत है। मोनिका की माँ और मैं, हम दोनों ही बचपन की सहेलियां थी। रणविजय और मोनिका दोनों ही बचपन के दोस्त रहे हैं और रणविजय मोनिका को अच्छे से संभाल लेगा। कुछ देर बाद रणविजय के रूम में, रणविजय जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि आकृति इस वक्त बुक रीड कर रही थी। रणविजय बिना आकृति की तरफ देखते हुए क्लोजेट रूम की तरफ जाता है और टॉवल से अपने बदन को क्लीन करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ आकृति बुक पढ़ने के बहाने रणविजय को गहरी निगाहों से देख रही थी, क्योंकि रणविजय इस वक्त शर्टलेस था और उसके बाल भी गीले थे। तभी दूसरी तरफ आकृति देखती है कि मोनिका रूम से बाहर छिपकर रणविजय को ही देख रही थी। यह देखकर आकृति को बेहद गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत बिस्तर से उठते हुए सीधा रणविजय के पास चली जाती है और उससे टॉवल पकड़कर उसके बदन को साफ करने लगती है। रणविजय यह देखकर बेहद हैरान रह जाता है। वह कुछ बोलने वाला था कि तभी आकृति रणविजय के होठों पर अपनी फिंगर रख देती है, जिसे देखकर रणविजय के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। यह देखते ही रणविजय आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, क्या बात है डार्लिंग, आज तो तुम्हारा मूड लग रहा है। ये सुनते ही आकृति रणविजय की गर्दन पर अपने दोनों बाहें डालते हुए, हाँ मिस्टर हबी, ये कहते हुए अगले पल रणविजय के होठ में अपने जैसे होठ टिकाने वाली थी कि तभी मोनिका पीछे से जोर से चिल्लाते हुए रणविजय को आवाज लगाती है, जिससे कि रणविजय और आकृति तुरंत एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी मोनिका अपने मन में, मैं तुम दोनों को एक दूसरे के नजदीक बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। यह कहते ही वह कमरे के अंदर एंटर करती है तो रणविजय आकृति से दूर होते हुए मोनिका के पास चला जाता है। यह देखकर आकृति को बेहद गुस्सा आता है। तभी रणविजय, क्या हुआ मोनिका, तुम ठीक हो ना? ये सुनते ही मोनिका, रणविजय, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो। तुम में कोई बदलाव नहीं आया। तुम मेरे लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहते हो।
मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आई थी और साथ में ये दूध का गिलास देने के लिए आई हूँ। सारा दिन तुम काम करते हो, मैं ये तुम्हारे लिए बादाम का दूध लेकर आई हूँ। आकृति उस दूध के गिलास देखते हुए उसे सुहागरात वाली रात याद आ जाती है। वह अपने मन में लगता है इस दूध में फिर से वह दवा मिलाई होगी। यह सोचते ही वह तुरंत जाकर मोनिका से वह दूध छीन लेती है। आकृति के ऐसे बिहेव से रणविजय और मोनिका आकृति को देखने लगते हैं। तभी आकृति मोनिका की तरफ देखते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए, मोनिका, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे पति की। अब से मैं अपने पति का ध्यान अच्छे से रख लूंगी। अब तुम जा सकती हो। मोनिका आकृति की बात सुनते ही अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और गुस्से से तुरंत वहां से चली जाती है। तभी रणविजय, ये क्या तरीका था मोनिका से ऐसे बात करने का? ये सुनते ही आकृति अपनी आंखें इधर उधर करते हुए, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा, मैंने तो बस उसे जाने के लिए कहा था। ये कहती वह जैसे ही रणविजय से दूर जाने लगती है कि तभी रणविजय आकृति को पकड़कर सीधा बिस्तर पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वह गुस्से भरी आवाज में, आज तुमने मोनिका से ऐसे बात कर ली, लेकिन आइंदा कभी भी इस तरीके से उससे बात बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो। तभी आकृति ये सुनते ही, नहीं तो क्या करेंगे आप? तभी रणविजय आकृति के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए सीधा उसके होठों पर किस करना शुरू कर देता है। इस वक्त आकृति रणविजय से अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रणविजय ने आकृति के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था और फिर कुछ देर बाद ही वह आकृति को पैशनेट किस करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे आकृति भी उस किस को महसूस करते हुए रणविजय में खोने लगती है कि करीब 5 मिनट के बाद आकृति रणविजय को किस बैक करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसका हाथ रणविजय की पीठ पर चला जाता है। दोनों एक दूसरे की किस में मदहोश होने लगते हैं कि रणविजय आकृति की गर्दन पर किस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वह तुरंत आकृति से दूर होते हुए, आज की पनिशमेंट के लिए इतना काफी है तुम्हारे लिए, यह कहते वह तुरंत बालकनी में चला जाता है। रणविजय के जाते आकृति तुरंत उठकर बैठ जाती है, वह अपने सर पर हाथ रखते हुए, आखिर मुझे ये क्या हो रहा है, मैं क्यों रणविजय की तरफ खींचती जा रही हूँ? यह कहते ही आकृति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे हाल फिलहाल ही रणविजय और उस किस की याद आने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। तभी आकृति अपने दिल पर हाथ रखते हुए, आखिर ये मेरा दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कहते ही आकृति कुछ सोचने लगती है। कहानी के आगे क्या होने वाला है उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।